हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एसेंसर में। और आज लेके आए कि बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनने बिल्कुल ही सर्टेन है दोस्तों। इससे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन बनता रहता है इससे, ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है आपके जितना इम्पोर्टेंट 12th के लिए है उतना इम्पोर्टेंट क्या है 10th वालों के लिए भी है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला हम लोग के लिए है, और इसको समझेंगे हम लोग बिल्कुल इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। हम लोग फार्मूला भी देखिए क्या क्या कवर करने वाले हैं यहाँ पे। पहले तो हम लोग प्रिज्म के बारे में देखने वाले हैं, फिर आपका प्रिज्म का जो अपवर्तन होता है उसको देखने वाले हैं दोस्तों। और जो उसका अल्पतम विचलन है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका अल्पतम विचलन, ठीक है। उसके लिए फिर हम लोग क्या है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। और उसके साथ जो है आपका जो थिन प्रिज्म है, पतला प्रिज्म है, उसके कंडीशंस देखेंगे कि पतला प्रिज्म क्या है, और उस पतले प्रिज्म के लिए हम लोग का किस प्रकार से आपका जो विचलन कोड है उसका मान किस प्रकार से डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग। ये आपका पहला जो पॉइंट है प्रिज्म। प्रिज्म किसे कहते हैं दोस्तों? तो प्रिज्म बिल्कुल अभी पीछे भी एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें प्रिज्म के बारे में डिटेल बताया गया है, जो उसमें वर्ड विक्षेपण पढ़ाया मैंने, तो उसमें भी आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रिज्म को डिफाइन कर दें तो दो आनत तल है ना, दो आनत तल से घिरा पारदर्शी माध्यम, दो आनत तल से घिरा पारदर्शी माध्यम जो होता है दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। जब उससे होकर के प्रकाश किरण जाती है तो वह क्या होती है, अपने घटकों में वियोजित रहती है, और साथ ही साथ उन विभिन्न घटकों को अलग अलग एंगल पे डेविएट करती है, ठीक है। तो ये आपका प्रिज्म हो गया सिंपल सा। यहाँ पे देखिए प्रिज्म का जो अपवर्तन है उसको समझाने के लिए चित्र यहाँ पे आप देखिए, बहुत ही ईजी तरीके से समझ जाएंगे आप। देखो दोस्तों, ये क्या है, आपकी आपतित किरण है, ये आपकी आपतित किरण हो गई, ठीक है। आपतित किरण इस I1 आपतन कोण पे गिर रही है। आपतन कोण क्या है? I1 है। ये हम लोग का N1 क्या है? अभिलंब है दोस्तों, ये आपका अभिलंब है। जैसे ही ये किरण आपतित किरण जो है आपतन बिंदु पे गिरेगी, अब यहाँ से माध्यम क्या होगा, तुरंत क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये माध्यम सेम रहता दोनों तरफ का, तो इस किरण को क्या है, सीधे जाना चाहिए था, ठीक है। ये आपका जाने का तरीका इसका था। बट जैसे यहाँ पे इंटर करेगा अंदर, माध्यम क्या होगा, चेंज। जब माध्यम चेंज होगा, ठीक है दोस्तों, जैसे ही माध्यम चेंज होगा तो अपवर्तनांक में भी क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक कुछ और होगा, अंदर वाले माध्यम का अपवर्तनांक कुछ और होगा, और अपवर्तनांक बदल जाएगा दोस्तों। तो आप जानते हो अपवर्तनांक जो है तरंगदैर्घ्य पे डिपेंड करता है कि किस तरंगदैर्घ्य के लिए वो कितना उसमें डेविएशन शो करेगा, कितना उसमें रिफ्लेक्शंस में लाएगा। तो इस वजह से जैसे ही अंदर प्रवेश करेगा, आपकी किरण क्या होगी, अपने पथ से विचलित होगी, उसमें अपवर्तन आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका रेयर मीडियम है, ये क्या है, कांच का बना हुआ प्रिज्म है, तो क्या होगा, डेंस मीडियम होगा। और जानते हो दोस्तों, डेंस मीडियम का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है उसका अपवर्तनांक भी क्या होता है, अधिक होता है। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा वह किरण को अधिक मोड़ता है, ठीक, अधिक मोड़ता है। किधर मोड़ता है दोस्तों, है ना, अभिलंब की ओर। तो अगर ये हम लोग का अभिलंब नॉर्मल है तो ये इस किरण को सीधे जाना चाहिए था, एक क्या हो गई, मुड़ गई इधर। अब ध्यान है दोस्तों, पॉइंट डी से लेके ई तक, पॉइंट डी से लेके ई तक समान माध्यम है, इसलिए किरण जो है डेविएट होने के बाद सीधे डी से ई तक सीधे ट्रेवल करती है। डी से लेके ई तक का है, सीधे ट्रेवल करती है। और जैसे ई पॉइंट पे आती है, अब वहाँ से फिर मीडियम चेंज होता है। इधर आपका सघन माध्यम, ये क्या आपका विरल माध्यम, सघन से विरल में जाती है, तो ये हम लोग का अभिलंब है। क्या दोस्तों, अभिलंब है। अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि इस मीडियम का जो अपवर्तनांक है इसके सापेक्ष क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मोड़ने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। तो ये आपका रेज जो है अवलंब की ओर न मुड़ करके अवलंब से दूर मुड़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इस किरण को नाम देते हैं हम लोग निर्गत किरण, निर्गत किरण नाम देते हैं। और यहाँ पे जो आपका
कोड बन रहा है यहाँ पे I2, उसको हम लोग कहते हैं निर्गत कोड, निर्गत कोड। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोग को। अब इस निर्गत किरण को जब पीछे बढ़ाया गया, हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो जो आपतित किरण का रियल पथ था जिस पास पे उसको जाना चाहिए था, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक एंगल बन गया डेल्टा। क्या बना? डेल्टा। और ये जो डेल्टा एंगल बन रहा है दोस्तों, किसके बीच में? ध्यान दीजिएगा, जो किरण प्रिज्म से बाहर निकल रही है और जो किरण प्रिज्म में अंदर प्रवेश कर रही है, उस प्रवेश करने वाली किरण को सीधे बढ़ाएं और निकलने वाली किरण को पीछे बढ़ाएं, तो दोनों किरणें एक पॉइंट जी पे मिल रही हैं, आपस में पॉइंट जी पे मिल रही हैं और उनके बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है। इस एंगल को बोलते हैं विचलन कोण। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? विचलन कोण। ये आपका जो एंगल डेल्टा है उसी को लोग कहते हैं विचलन कोण दोस्तों। अब ये विचलन कोण की हेल्प से आप समझेंगे हम लोग कि किरण कितना मुड़ेगी कितना नहीं मुड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो ये आपका प्रिज्म का अपवर्तन कैसे हो रहा है आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ठीक है, आपतित किरण जा रही है आपतन कोण I1 पे। ठीक है, अंदर जो है अभिलंब के साथ वो अपवर्तन कोण R1 बना रही है। ठीक है, ये जो कोण R2 है इसको हम लोग कहेंगे आपतन कोण पॉइंट E के लिए। इस तल के लिए R2 क्या हो गया? आपतन कोण हो गया। ये क्या हो गया? अपवर्तन कोण, या फिर इसी को क्या बोला गया? निर्गत कोण बोला गया दोस्तों। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है, अपवर्तन हो रहा है। इसमें जो ये बात हम लोग की आई है विचलन कोण की जो बात आई है, आइए इस विचलन कोण की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आपका जो अपवर्तनांक है वो 1/λ है ना, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो उसकी चाल होती है वो आपके लैम्डा पर डिपेंड करती है। लैम्डा अधिक होगा जिस कलर का, उसका जो है वेलोसिटी भी क्या होगा? अधिक होगा। यहाँ पे सिंगल रेस दिखा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग का विचलन कोण की बात हो रही है। तो विचलन कोण किन किन बातों पे डिपेंड कर सकता है? तो देख रहे दोस्तों, एक तो विचलन कोण किस पे डिपेंड कर रहा है? सी डायरेक्टली दिखा दिया यहाँ पे 1/λ पे, 1/λ पे। यानी कि अगर आपका लैम्डा अधिक होगा, जिस हम अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए कि हमने पहले आपका 2000, मान लो सपोज दैट 2000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा वाला रेज को डाला, तो वहाँ पे डेल्टा कितना था? 30 था, 30 डिग्री, डेल्टा 30 डिग्री। अगर हम इसी को बढ़ा करके 2000 कर देंगे, 2000 एंगस्ट्रॉम कर देंगे, तो वहाँ पे हम लोग का डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? देखो दोस्तों, लैम्डा बढ़ाओगे तो डेल्टा क्या होगा? कम होगा, तो वहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? सपोज दैट क्या हो गया? 15 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे ये रेशियो, ये इनमें रिलेशन है। अगर लैम्डा को बढ़ाया हम लोगों ने 2000 से क्या किया? 3000 कर दिया इसको। ठीक है, तो आपका जो डेविएशन एंगल है, विचलन कोण है, उसका मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो एक तो आपका लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है? लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा दोस्तों देखो, यहाँ पे हमारा जो लैम्डा है वो भी के प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं डेल्टा विचलन कोण, है ना। ये क्या है दोस्तों? विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण। विचलन कोण किस पे डिपेंड करेगा? लैम्डा भी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डायरेक्टली है ना, तो 1 क्या हो जाएगा? ये सीधे प्रोपोर्शनल में है लैम्डा के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भी, है ना, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/v। ठीक है, तो 1/v का मतलब क्या हो गया कि अगर वेग अधिक होगा तो विचलन क्या होगा? कम होगा। अगर वेग कम होगा तो विचलन क्या होगा? अधिक होगा। तो ये विचलन कोण की निर्भरता हो गई दो तरीके से। एक तो लैम्डा पे देख लिया आपने, एक क्या है? भी पे देख लिया आपने। ठीक है, अब यहीं से देखिए आप अपवर्तनांक पे भी देख सकते हो दोस्तों, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे देखिए लैम्डा डेल्टा प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1/λ है। ठीक है, और 1/λ किसके प्रोपोर्शनल है? n के प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा प्रोपोर्शनल टू सीधे हम लोग बोल सकते हैं n के। क्या है? n। अपवर्तनांक अधिक होगा तो डेल्टा भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, बात समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। ये अगर डेल्टा की बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? n के रिस्पेक्ट में, तो अगर n इंक्रीज करेगा तो डेल्टा भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, आइए इसी को एक पॉइंट्स के रूप में देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। फर्स्ट पॉइंट के रूप में देखेंगे हम लोग, तो कह सकते हैं कि जो विचलन कोण है, विचलन कोण बढ़ेगा। अगर वो बढ़ रहा है, विचलन कोण क्या है? बढ़ रहा है। कब बढ़ेगा वो? जब आपका तरंगदैर्घ्य लैम्डा जो है ना, विचलन कोण डेल्टा, विचलन कोण डेल्टा कब बढ़ेगा? जब लैम्डा क्या होगा? घटेगा। जब लैम्डा का मान कम होगा तो विचलन कोण क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, यानी कि डेल्टा इंक्रीजेज व्हेन लैम्डा इज डिक्रीजेज। ठीक है, उल्टा बोल सकते हो, व्हेन लैम्डा इंक्रीजेज
डेल्टा डिक्रीजेज। ठीक है, ये हो गया आपका ये फैक्ट। ठीक है, सेकेंड फैक्ट क्या बनेगा हम लोग का? सेकेंड फैक्ट पे सिंपल बिल्कुल बता सकते हो आप। यहाँ पे भी का देखो तो सेम डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जब आपका भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो आपका डेल्टा विचलन कोण क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जब भी इंक्रीज करेगा तो डेल्टा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट क्या बना लेंगे हम लोग? थर्ड पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने लेमडा के रूप में देख लिया, भी के रूप में देख लिया, यहाँ पे एन के रूप में देख लो। अगर आपका एन इंक्रीज करेगा, यानी कि ये क्या है? अपवर्तनांक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपवर्तनांक अधिक होगा तो आपका जो विचलन कोण है, विचलन कोण, ठीक है, अपवर्तनांक इंक्रीज करेगा तो विचलन कोण भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा दोस्तों। ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए आपके। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम विचलन कोण की जो बात यहाँ पे कर रहे हैं वो विचलन कोण किन किन बातों पर डिपेंड करेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, डेंसिटी की बात कर सकते हो। इसमें चौथा पॉइंट ला देते हैं हम लोग। जो आपका प्रिज्म है, प्रिज्म का जो पदार्थ है, प्रिज्म जिस पदार्थ से बना हुआ है, अगर घनत्व को बढ़ाएं, घनत्व को बढ़ा दें तो आपका अपवर्तनांक क्या होगा? एन क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब एन बढ़ जाएगा तो आपका डेल्टा भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये 4 पॉइंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हैं। ठीक है, आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को। ठीक है दोस्तों, इन 4 पॉइंट्स को अगर याद रखेंगे तो आप आसानी से विचलन कोण को बता सकते हैं कि विचलन कोण कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, आइए, विचलन कोण तो हो गया हम लोग का। ठीक है, ये आपका प्रिज्म का द्वारा अपवर्तन दिखा दिया मैंने आपको। विचलन अल्पतम, ये विचलन कोण हो गया इसका। अब हम लोग बात करेंगे अल्पतम विचलन कोण की, अल्पतम विचलन कोण की। तो सिंपल यहाँ पे देखो दोस्तों, आप इसी से देख सकते हो। यहाँ पे आपका जो अल्पतम विचलन कोण है, लेमडा पे डिपेंड कर रहा है, भी पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है, या फिर जो आपकी डेंसिटी है घनत्व उस पर डिपेंड कर रहा है दोस्तों। इसके अलावा भी एक है आपका जो फैक्ट है जिसपे आपका विचलन कोण क्या है? बिल्कुल डिपेंड करता है। तो वो फैक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वही है। ठीक है, जिसका हम लोग स्टडी इसमें करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग को अगर किसी कलर, किसी लाइट का वेवलेंथ दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। 2 या 2 से अधिक लाइट्स का वेवलेंथ दे दे, उनमें कंपेरिजन करने के लिए बोल दे किसका विचलन अधिक होगा, किसका विचलन कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस फार्मूले से चुटकियों में बता सकते हैं कि किसका विचलन अधिक होगा, किसका विचलन कम होगा। जैसे आप जानते हो कि रेड कलर का जब तरंग क्या होता है? अधिक होता है। वायलेट का क्या होता है? कम होता है। तो पूछा जाएगा किसका विचलन अधिक होगा, तो सिंपल सी बात हो गई यहाँ पे, जिसका तरंग कम होगा उसका विचलन क्या होगा? अधिक होगा। तो वायलेट क्या होता है? सबसे नीचे होता है दोस्तों, इसीलिए क्योंकि उसका जो है वेवलेंथ क्या होता है? कम होता है, तो विचलन क्या होता है? उसका अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसकी बात करते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट इसका है वो आपका सिंपल सा ये है कि जो डेल्टा है वो डेल्टा डिपेंड करता है किस पे? डेल्टा डिपेंड करता है किस पे? आई पे भी डिपेंड करता है। आई क्या है? आपका आपतन कोण, आपतन कोण पर भी डिपेंड करता है। जो आई की वैल्यू है वह आपतन कोण पे भी क्या करती है दोस्तों? डिपेंड करती है। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण में क्या होता है? डिफरेंस आता है। विचलन कोण में डिफरेंस आता है। ठीक है, विचलन कोण किस प्रकार से आई पे डिपेंड करता है, आइए उसको एक ग्राफ से समझते हैं तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ है हम लोग का। यहाँ पे इस पे सपोज दैट क्या मैंने दिखा दिया? डेल्टा दिखा दिया इस पे। इस पे क्या दिखा दिया? आपतन कोण इस पे दिखा दिया। एक्स एक्सिस पे ये हो गया, ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक दोस्तों, तो अगर हम इस पे ये दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर हम आई की वैल्यू लेते हैं जब, तो आई की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम आई की जो वैल्यू होती है मिनिमम कितनी होती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री से कम हम लोग आई नहीं लेते हैं। प्रिज्म पे जब किरण को डालते हैं, अगर हम किसी प्रकाश किरण का हम लोग को वर्ड विक्षेपण कराना है तो उसका मिनिमम कोण कितना होना चाहिए? आई का कितना होना चाहिए दोस्तों? 30 डिग्री। याद रखिएगा ये भी चीज़, ये भी एक फैक्ट है। मिनिमम इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग इसमें कोई एक ग्राफ क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि 0 डिग्री पे है, ये मान लीजिए 10 डिग्री पे है, ये कितना है? 20 डिग्री। ये आपका पॉइंट हो गया 30 डिग्री का। ऐसे ये आपका 40 का हो गया। ऐसे ही आपका ये क्या हो गया? 50। ये हो गया आपका 60, जो भी है ना। इधर आप ऐसे ले लीजिए, मान लो कि 10, 20, 30 है ना, ये आपका 40, 50, 60 ऐसे किया।
तो ये आपका पहले कुछ विचलन कोण था, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ विचलन कोण था। हमने क्या किया कि अब जो इंसिडेंट एंगल है, समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे अब एक प्रिज्म से समझो तो और बेटर समझ में आएगा। ग्राफ समझना है तो प्रिज्म समझिए, ठीक है। ये हम लोग की आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया, ठीक है। ये किरण ऐसे गई, यहाँ से क्या है बाहर निकल रही है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान है ये। अब ये इस किरण को जाना था ऐसे, गई ये ऐसे, ठीक है। तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है ये क्या है, डेल्टा है, यहाँ पे क्या है आई है, ठीक है, बिल्कुल ईजी समझिए। इस टाइम कुछ क्या है डेल्टा हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे किसी आई के लिए। यहाँ पे कुछ आई होगा 10 डिग्री 15 डिग्री है ना। अगर बात करेंगे तो हम लोग का मिनिमम की बात करेंगे तो 30 डिग्री। तो इस समय क्या है, मान लीजिए कि आपका जो भी है यहाँ पे 50 डिग्री या जो भी यहाँ पे आपका विचलन कोण का मान है, ठीक है। अब क्या है, मैंने 30 से थोड़ा सा आगे बढ़ाया। ये 30 डिग्री पे एंगल हम लोग का आई है, ये आई क्या है 30 डिग्री पे था हम लोग का। अब इससे क्या है, मैं थोड़ा सा इसको आगे लग जाता हूँ, ठीक है। आगे जब इसको बढ़ाएंगे यहाँ पे हम पहुँचेंगे तो देखेंगे कि विचलन कोण क्या है। जैसे इसको एंगल को बढ़ाया मैंने तो विचलन कोण का मान क्या होता है, कम होता है। तो विचलन कोण कहाँ आ गया, नीचे किसी और पॉइंट पे आ गया, ठीक है। ऐसे मैंने और बढ़ाया तो विचलन कोण क्या है, और कम हो गया, ठीक है ना। और बढ़ाया तो और क्या है, कम हो रहा है। और बढ़ाया तो क्या हो गया, और कम हुआ, ठीक है। और इस पॉइंट पे आने के बाद अगर हम इस आई को और बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं बिल्कुल, तो ये आपका विचलन कोण क्या है, हमको ऊपर मिलना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से एक कर्व हम लोग को मिलता है, यहाँ पे कर्व मिलता है इस प्रकार से, आई और डेल्टा के रूप में एक कर्व मिलता है हम लोग को। ये जो पॉइंट होता है दोस्तों, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग विचलन, अल्पतम विचलन की स्थिति, अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण न कह करके अल्पतम विचलन की स्थिति कह सकते हैं, अल्पतम विचलन की स्थिति, ठीक है। अल्पतम विचलन क्या है दोस्तों, देखिए ग्राफ से आपने क्या किया, आपने कोई रेंज डाला इसके ऊपर, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे आपने i = 30 पे डाला, i = 30 पे, और आपको जो विचलन कोण मिल रहा था यहाँ पे कितना डिग्री, 50 डिग्री मिल रहा था। जब आपका i = 30 था तो आपका डेल्टा = क्या था, 50 था। जब आपने i = बढ़ा दिया, इसको मान लो 40 कर दिया, तो देख रहे हैं कि आपका जो डेल्टा = क्या है, घट रहा है। घट के कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। जब आपने जो है i = क्या किया, इसको 50 कर दिया, तो देख रहे हैं डेल्टा = क्या हो गया, सपोज दैट क्या हो गया आपका 35 हो गया, 35 हो गया। लेकिन जैसे ही आपने i = 55 किया, अब डेल्टा की वैल्यू क्या है, 35 से नीचे नहीं जा रही है। अब यहाँ से क्या हो गया, 35 से 40 हो गया, क्या हो गया, 40 हो गया, ठीक है ना। या फिर अगर एक मिनिमम की बात करें तो 36 हो गया, ठीक है, 36, इसको 51 करिए। जैसे थोड़ा सा बढ़ाया हमने, ये क्या है, अब ये भी बढ़ना शुरू हो गया। जैसे i = आपने 52 किया, अब डेल्टा = क्या हो गया, 38 हो गया। इस प्रकार से क्या है, बढ़ना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले आपका डेल्टा कितना था, 50 था, 45 था, घटते घटते कहाँ पहुँचा है, घट करके 35 पे आया है। 35 से फिर क्या है, बढ़ना शुरू कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपका डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो डेल्टा की वैल्यू है पहले के जो ऊपर थी वो क्या है, डिक्रीज की है, और डिक्रीज करने के बाद एक मिनिमम पोजीशन पे आई है, और फिर इस मिनिमम पोजीशन क्या है, फिर ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन डेल्टा की है, ठीक है, इसी को बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण। क्या बोलते हैं, अल्पतम विचलन कोण बोलेंगे इसको, अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति क्या है, आपके आई के किसी स्पेशल वैल्यू के लिए आ रही है। जैसे यहाँ पे 51 के लिए क्या है, 36 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आई के 50 के लिए क्या है, 35 आ रहा है। तो ये जो आपका i = 35, i = 50 है, i = 51 है, तो किसके लिए मिनिमम है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, i = 50 के लिए, i = 50 के लिए, ठीक है। i = 50 के लिए 35 है, इसके पहले वाली वैल्यू कुछ और रही होगी, बड़ी रही होगी, मतलब सपोज 38 रही हो, फिर क्या है 55 हुई हो। तो ये आपका जो i = 50 है, उसी के लिए क्या है, आपका 35 मिल रहा है, हम लोग को मिनिमम मिल रहा है। तो ये आप एक निश्चित मान है, क्या है, निश्चित मान है। इसी के लिए किसी स्पेशल रे और किसी स्पेशल प्रिज्म के लिए एक निश्चित आई के लिए ही आपका विचलन कोण क्या होता है, मिनिमम होता है दोस्तों, ठीक ना। तो आप इसको
समझ गए होंगे। किसी विशेष आपतन कोण के लिए, किसी विशेष आपतन कोण के लिए आपका विचलन कोण का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। उसे ही कहते हैं हम लोग उसे ही क्या बोलते हैं, अल्पतम विचलन बोलते हैं, और उस कोण को बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। तो अब सिंपल अल्पतम विचलन कोण को देख लीजिए, यहाँ पे क्या समझ में आया हम लोग को। अल्पतम विचलन कोण का मतलब क्या है, जो डेल्टा था और डेल्टा कन्वर्ट हो गया किस में, डेल्टा एम में, ठीक है। किसी विशेष आई के लिए, किसी विशेष आपतन कोण आई के लिए डेल्टा का न्यूनतम मान, डेल्टा का न्यूनतम मान जो होता है वही होता है, डेल्टा का न्यूनतम मान वही होता है अल्पतम विचलन कोण। आइए क्या है, अल्पतम विचलन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो आई थिंक आप विचलन कोण समझ गए होंगे, अल्पतम विचलन भी समझ गए आप, ठीक है। अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा और चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। इस अल्पतम विचलन की स्थिति पे क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। ग्राफ भी समझ गए आप लोग, ठीक है। ग्राफ को समझने के लिए पूरा डिटेल किया मैंने इसको। आइए थोड़ा सा हम लोग फिगर में फिर से चलते हैं और उस फिगर में समझते हैं कि अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या घटनाएं होती हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, कुछ बातें हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस चित्र में जब अल्पतम विचलन की स्थिति आती है, अल्पतम विचलन की स्थिति, तो उस टाइम आपका क्या होता है, जो आपतन कोण होता है वो निर्गत कोण के क्या होता है, बराबर हो जाता है, निर्गत कोण के बराबर, ठीक है। तो आप उस कंडीशन को याद रखिएगा हमेशा। अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में आपका डेल्टा जो होता है वो डेल्टा एम हो जाता है। यहाँ पे देखिए, जो I1 होता है, I1 बराबर क्या होता है, I2 हो जाता है, I1 बराबर I2 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो R1 है, R1 बराबर क्या हो जाता है, R2 हो जाता है, R1 बराबर R2 हो जाता है, ठीक है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ये घटनाएं हो रही है, I1 बराबर I2, R1 बराबर R2, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। उसका रीजन भी आप समझ सकते हो इजीली। अल्पतम विचलन की स्थिति क्या है, एक आई का सर्टेन वैल्यू है, एक निश्चित मान है। तो उस निश्चित मान के लिए इधर से जो कोण आपको दिखाई देगा, ठीक है, अल्पतम विचलन की स्थिति क्या है, एक निश्चित वैल्यू है ना, ठीक है, वो चेंज तो होने वाली नहीं है। तो अगर आप देखो, जैसे प्रिज्म कोई है, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर ये कोई प्रिज्म है, ये कोई रेज जा रही है, ये इसके अंदर गई और फिर क्या है, बाहर आ रही है, तो जाने वाली रेज है, क्या है, निकलने वाली रेज है, ठीक है। अगर उसी चीज़ को हम क्या है, इधर से भी देखेंगे, इधर से देखा जाए तो ये चीज़ जाने वाली रेज हो गई, ठीक है, ये क्या है, निकलने वाली रेज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अल्पतम विचलन की स्थिति अगर रहेगा तो यहाँ पे जो डेल्टा बन रहा है दोस्तों, इसके लिए ये डेल्टा बन रहा है, अगर हम इधर से देखेंगे तो हम लोग का जो डेल्टा क्या बनेगा, देखो ये आपका इधर से और ये इधर से, तो ये बनेगा डेल्टा। तो उस टाइम ये डेल्टा चाहे ये डेल्टा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या हो गया, आपस में बराबर होंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में। इसीलिए दोस्तों आपका जो I1 होता है, जिस कोण पे हम इधर से डेल्टा देख रहे हैं उसी कोण पे क्या है, इधर से भी डेल्टा, जिस कोण पे हम लोग लेफ्ट से डेल्टा देख रहे हैं उसी कोण पे क्या है, हम लोग राइट से भी देखेंगे तो हमको उतना ही डेल्टा हम लोग को मिलेगा। तो उस टाइम आपका I1 इक्वल टू I2 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और आपका R1 इक्वल टू R2, क्योंकि जो विचलन होगा इस प्रिज्म के अंदर, जो अपवर्तन होगा वो दोनों क्या होगा, समान कोण पे होगा, तो R1 बराबर क्या होगा, R2। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम हो जाएगा, माने निम्न विचलन कोण, ठीक है। और पे I1 इक्वल टू I2, R1 इक्वल टू R2। आई थिंक समझ गए आप लोग, ठीक है। दोनों साइड से देखने पे क्या है, हम लोग को विचलन कोण क्या होगा, समान दिखाई देगा, क्योंकि वो एक निश्चित है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट जो सिचुएशन है, कांस्टेंट सिचुएशन। जानते हो दोस्तों, जो कांस्टेंट सिचुएशन होती है वो किसी भी कंडीशन में देखें वो क्या होती है, सेम होती है। तो लेफ्ट से देखेंगे तो जितना विचलन मिलेगा, राइट से देखेंगे तो भी उतना ही विचलन हम लोग को मिलेगा। वो तभी संभव है जब I1 इक्वल टू क्या हो, I2, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका, ठीक है, विचलन कोण, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या कंडीशन बनने वाली है, ठीक है। तो आप अल्पतम विचलन समझ लिए। अब जो है
प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए। जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है, अब हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, फार्मूले को डिराइव करेंगे कि प्रिज्म का अपवर्तनांक कैसे हम लोग फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आइए दोस्तों समझते हैं इसको बहुत ही ईजी तरीके से। इसको भी आप चित्र से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन निकाला आपने अल्पतम विचलन की, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि उसकी जरूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल किया जा सके। अल्पतम विचलन जब रहेगा तो डेल्टा टेंस टू डेल्टा यम हो जाएगा। ठीक है, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, कब, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में। ठीक है, ये आपकी कंडीशन हम लोग को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम लोग को अगर फार्मूला डिराइव करना है तो देखिए यहाँ पे पहला काम हम लोग करेंगे, डेल्टा का मान निकालेंगे। डेल्टा का मान निकालने के लिए एक चित्र में फिर से बनाऊंगा, आप उस चित्र की सहायता से निकालेंगे, इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये हम लोग का चित्र हो गया। एक किरण जा रही है, यहाँ से क्या है, निकल रही है। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये क्या है, पीछे बढ़ाएंगे। ये हो गया हम लोग का डेल्टा। ठीक है, ये क्या हो गया, डेल्टा हो गया। और यहाँ पे अभिलंब हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब ये जो कोण है दोस्तों, ये क्या है, I2 कोण है, I2 कोण है। तो ये किरण जब सीधे निकल जा रही है, ऐसे सीधे जा रही है, ये किरण क्या है, ऐसे आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला जो कोण I2 है, यहाँ से ये पूरा कोण कितना होगा, I2 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर ये अभिलंब के बीच में ये I1 कोण बना रहा है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनेगा वो क्या होगा, अगर ये I1 है तो क्या होगा, ये भी I1 होगा। और ये क्या हम लोग का R1 दिया हुआ है, ये क्या है आपका R2 दिया हुआ है। ये चीज़, ये R1 है, ये क्या है, R2 है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोण हम लोग का कितना हो गया। ठीक है, ये कोण क्या हो गया, I1। ये जो कोण है कितना हो गया, I1 के बराबर हो गया। वैसे यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा कोण दोस्तों कितना हो गया, I2 हो गया। ये पूरा कोण कितना हो गया, I2 हो गया। ठीक है, तो अगर हमें इस कोण को निकालना होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये देखो, ये पूरा कोण आपका I2 है कि नहीं है। ठीक है ना, ये पूरा कोण I2 है। ठीक है, पूरा कोण, ये क्या है, R2 है। तो अगर हमको ये कोण निकालना होगा यहाँ पे, तो आसानी से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, I2 में से R2 को घटा दीजिए, तो ये कोण क्या है, निकल के आ जाएगा। ये कोण निकल के आ जाएगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा, I2 माइनस R2। इस कोण की बात करोगे, ये वाला जो कोण है, इतना दूर का कोई कोण है। ठीक है, ये तो R1 है, ये क्या है आपका I1 है, ये क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1 हो जाएगा। I1 माइनस R1, ध्यान दीजिएगा ये कोण जो एंगल दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो हम लोग का ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में आते हैं हम लोग। ट्रायंगल में आ जाइए, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल है GDE, त्रिभुज GDE में, ट्रायंगल GDE में। उस ट्रायंगल को हम यहाँ बना भी देते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है इस प्रकार से। ये कोण कितना है, डेल्टा कोण है। ठीक है, ये आपका क्या है, G है, ये आपका D हो गया, ये क्या हो गया, E हो गया। ठीक है, D हो गया। इस कोण को हमने क्या बोला कि I1 माइनस R1, I1 माइनस R1। इस कोण को क्या बोला हम लोगों ने, I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। ठीक है, तो इस त्रिभुज में देखेंगे तो डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, बहिष कोण है। डेल्टा क्या है, डेल्टा हम लोग का बहिष कोण है, बहिष कोण है। ठीक है, अतः आप कह सकते हो कि डेल्टा इक्वल टू, क्या बोल सकते हो, डेल्टा इक्वल टू, बहिष कोण क्या होता है, सुदूर अंतः कोणों के फल के बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ठीक है, ये समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए इसको। ठीक है, किसे निकाला, त्रिभुज GDE से। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये कंडीशन निकल के आई। अब दूसरी कंडीशन निकाले हम लोग, तो एक चतुर्भुज देख रहे हैं ADFE, एक चतुर्भुज है, कौन सा, ADFE।
एफ ई। इस चतुर्भुज में आप जानते हो चतुर्भुज के चारों कोणों का एफल कितना होता है 360 डिग्री। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का एफल कितना होता है 360 डिग्री होता है दोस्तों। ठीक है, चतुर्भुज देखिए यहाँ पे, चतुर्भुज को भी मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि समझना क्या हो आसान हो जाए। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका डी पॉइंट हो गया, ये आपका एफ पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया ई पॉइंट। तो ये जो लाइन जा रही है यहाँ से वो क्या है लंब है, ये क्या है लंब है, ये भी क्या है लंब है। अगर ये लंब होंगे तो ये कोण कितना होगा 90 डिग्री का, ये कोण कितना होगा 90 डिग्री का। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। जब ये रेखा इस पे लंब है, ये इस पे लंब है, तो ये कोण कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। अच्छा, चतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों, कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण एफ प्लस कोण एफ इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे कोण ए तो हम लोग को नहीं मालूम है, तो कोण ए को रहने दीजिए आप, कोण ए। कोण एफ भी आपको नहीं मालूम है तो कोण एफ को भी रहने दीजिए। आपका कोण डी कितना है, कोण डी कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री। आपका कोण ई कितना है, वो भी कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका कोण डी और कोण ई का मान आपने रख दिया, कितना हो गया 360। अब कोण ए प्लस कोण एफ इक्वल टू 90 180 हो जाएगा, तो 360 माइनस 180 यानी कोण ए प्लस कोण एफ इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। कोण ए प्लस कोण एफ इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया दोस्तों। ठीक है, अब ये जो कोण निकाल लिया आपने 180 डिग्री। अब देखिए कोण ए की वैल्यू देखा जाए, आप लोग कोण ए की वैल्यू क्या है, कोण ए की वैल्यू देखा जाए। कोण ए क्या है उसको निकालना हम लोग को है, तो कोण ए किसके किसके टर्म में हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों, आपका डेल्टा इक्वल टू जो क्या है दिया हुआ है, डेल्टा इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ठीक है, और आपका जो है एक इक्वेशन ये बनाया हम लोग का कोण ए प्लस कोण एफ इक्वल टू दिस। अब देखो दोस्तों, एक ट्रेंगल हम लोग लेते हैं, इसमें से कौन सा नीचे वाला ट्रेंगल ले लीजिए, नीचे वाला ये वाला ट्रेंगल DFE। ध्यान दीजिएगा DFE में अब क्या है, एक और त्रिभुज ले, बिल्कुल आसान तरीके से समझिएगा। त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF में इसमें कितने कोण दिखाई दे रहे हैं 1 2 और 3। इन तीनों कोणों का एफल कितना हो जाएगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है 180 अंश। तो कह सकते हो कि R1 प्लस R2 प्लस F बराबर कितना 180 अंश। ठीक है, कोण F इक्वल टू कितना 180 अंश। ठीक है, अब यहाँ से अगर कोण F की वैल्यू निकाल लें तो एंगल F इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में क्या कीजिए, पुट कीजिए F की वैल्यू। तो आपका कोण F का जो मान है, समीकरण आपका जो 2 है में रखने पर उसमें रखिए, क्या आएगा दोस्तों देखिए। तो कोण ए पहले से ही है, F की वैल्यू रखिए, तो F की वैल्यू क्या यहाँ पे है 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 ऑलरेडी है। ठीक है, अब जो है इन सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 180, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस R1 प्लस R2, ये 180 क्या है प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180। तो 180 से क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू R1 प्लस R2, ये निकला हम लोग का इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब जो है अल्पतम विचलन की स्थिति लगा दिया जाए यहाँ पे। ठीक है, अल्पतम विचलन की स्थिति का अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्पतम विचलन की
स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या है दोस्तों, आपको पता है कि I1 बराबर क्या है, I2 है, और R1 बराबर क्या है, R2 है। तो यहाँ से हम लोग अगर एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R1 हो जाएगा, 2R1, R1 प्लस R2 को R1 बोल सकते हैं, तो 2R1, यानी कि यहाँ से आपका R1 इक्वल टू निकालोगे तो एंगल ए अपान क्या हो जाएगा, एंगल ए अपान 2, ये निकल के आया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 इसको चाहो तो मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर डेल्टा की बात करें समीकरण 1 में ही मान रखें हम लोग, ठीक है, आपका डेल्टा की बात कर लो तो आपका डेल्टा इक्वल टू क्या है, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ब्रैकेट को तोड़ दिया मैंने तो यहाँ पे I1 I2 साथ कर लो तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लो आप तो माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा हम लोग का, डेल्टा इक्वल टू बोल सकते हैं हम लोग 2I1, ये डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, अल्पतम विचलन लगा दीजिए यहाँ पर भी, अल्पतम विचलन की स्थिति में। तो दोस्तों अल्पतम विचलन की स्थिति में आपने क्या निकाला, अल्पतम विचलन की स्थिति में सिंपल सा आपने कहा कि अगर आपके जो I1 है वो I2 बराबर होगा, जो R1 है वो क्या होगा, R2 बराबर होगा, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा को हम डेल्टा एम लिखेंगे, डेल्टा एम इक्वल टू, ये दोनों बराबर है तो क्या है उसको 2I1 कर सकते हैं, 2I1, यहाँ से क्या होगा माइनस, इसको बोल सकते हैं 2R2 कर सकते हैं, 2I1 माइनस क्या हो जाएगा I2, A2। ठीक है, अब ये R2 क्या है, 2R2 देखो दोस्तों यहाँ पे मान निकला 2R1 इक्वल टू क्या है, एंगल ए है, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि डेल्टा एम इक्वल टू 2I1 माइनस क्या हो जाएगा, एंगल ए, एंगल ए। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो मिल जाएगा 2I1 इक्वल टू डेल्टा एम प्लस एंगल ए, I1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस एंगल ए पूरे के अपन क्या होगा 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ से देखो आपको I1 की वैल्यू मिल गई, यहाँ से क्या है R1 की वैल्यू मिल गई। अब स्नेल का नियम लगा दीजिए, स्नेल का नियम क्या बोलता है, स्नेल का नियम कहता है कि n इक्वल टू साइन I1 अपान साइन R1। तो I1 की वैल्यू रखो साइन, ठीक है दोस्तों, साइन I1 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे डेल्टा एम प्लस एंगल ए अपान 2 हो जाएगा, ये हो गया I1 अपान साइन R1, तो R1 की वैल्यू क्या है, एंगल ए अपान 2, एंगल ए अपान 2। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला निकल के आ गया आपके लिए। ठीक है, n इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस एंगल ए अपान 2, अब पूरे के अपान साइन ए बाई 2। तो ये किस स्थिति में निकल के आया है, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में यह निकल के आया अल्पतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म का अपवर्तनांक। क्या निकला है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक निकाल दिया आपने, प्रिज्म का अपवर्तनांक। ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र आपके पास यहाँ पे फार्मूला आपको मिल चुका है, यहाँ पे साइन डेल्टा एम अपान ए, यानी देख रहे हो आप दोस्तों कि जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है वो प्रिज्म कोण पे डिपेंड कर रहा है और विचलन जो विचलन कोण है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रिज्म का मान आपका क्या है, प्रिज्म कोण क्या है और विचलन कोण क्या है उसी पर निर्भर करता है दोस्तों। अगर पतले प्रिज्म की बात किया जाए, यहाँ पे लास्ट पॉइंट हम लोग चल रहा है अब पतला प्रिज्म,
तो पतला प्रिज्म क्या होता है, जिसका वह प्रिज्म जिसका जो कोण है, जो प्रिज्म कोण है दोस्तों, वो 5 डिग्री हो या फिर 5 डिग्री से क्या हो, कम हो। अगर प्रिज्म कोण क्या है 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम हो तो उसको बोलते हैं पतला प्रिज्म। ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण क्या हो 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम हो तो उसको बोलते हैं पतला प्रिज्म बोलते हैं। तो पतले प्रिज्म के लिए जब प्रिज्म कोण कम कर देंगे, प्रिज्म कोण कम कर देंगे तो विचलन कोण भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए ए कम होता है, ए कम होता है, अतः आपका डेल्टा एम भी क्या होगा, कम होगा, कम होगा। तो उस स्थिति में दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, अब इसका काम ख़त्म, ठीक है ना, इसका काम हो गया है ख़त्म। यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो फार्मूला है यहाँ पे आ रहा है, डिराइव करके हम लोग लेके आ रहे हैं। पतले प्रिज्म के लिए ए का मान कम होता है, डेल्टा भी क्या होगा, कम होगा। तो उस समय बोल सकते हैं कि साइन डेल्टा एम प्लस ए अपान 2 इक्वल टू बोल सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए होल टू अपान 2, तथा जो आपका साइन ए बाई 2 था उसको हम केवल ए बाई 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस स्थिति में आपका एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 होल टू अपान ए बाई 2 हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप तो आपको एन इक्वल टू मिल जाएगा क्या, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, ट्रांसफर कर दीजिए इधर। तो एन इंटू ए बाई 2 इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए होल टू अपान 2, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ए को ट्रांसफर कर दीजिए तो एन ए माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम। अब इसमें से ए कॉमन कर लो आप, तो आपका एन माइनस एन माइनस 1 इंटू ए इक्वल टू डेल्टा एम, ठीक है। यानी कि सीधा करें डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ये निकल के आ रहा है। तो ये फार्मूला किसके लिए निकल के आया हम लोग का, ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा किसके लिए है, अल्पतम विचलन की स्थिति में है। पहला चीज तो यह है अल्पतम विचलन एवं पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, ये पतले प्रिज्म के लिए एन और डेल्टा एम में संबंध हो गया, ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये केवल ये फार्मूला जो निकल के आया है केवल अल्पतम विचलन के लिए निकल के आया है, ये पतले प्रिज्म के लिए नहीं है। लेकिन पतले प्रिज्म की जब कंडीशन लगा देंगे हम लोग तो वहाँ पे हम लोग का फार्मूला चेंज हो जाएगा, डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो 5 पॉइंट थे, प्रिज्म देखा, प्रिज्म में अपवर्तन देखा आपने, और उसका प्रिज्म में जो आपका विचलन कोण है उसको देखा, विचलन कोण की अल्पतम स्थिति को देखा ग्राफ द्वारा, ठीक है। और फिर आपने जो प्रिज्म था उसके अपवर्तनांक की गणना किया, ठीक है। अल्पतम विचलन की स्थिति में आप पुनः जो है पतले प्रिज्म के लिए आपने उसका अपवर्तनांक और विचलन कोण के बीच में क्या है संबंध निकाला दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इस पे हम लोग जो विक्षेपण क्षमता है उसका ड्राइव करेंगे इसके बाद, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये जो है अब अगले वीडियो मिलेगा आपको, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है दोस्तों, बाय।